हेलो बच्चों, वेलकम टू जॉर्ज अकेडमीज अकाउंटेंसी क्लास। आज हम लोग अपना क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। बच्चों, पार्टनरशिप को आप लोग इस पोर्शन ऑफ द सिलेबस को आप लोग इसको एज एक सीरीज लो। जैसे आप लोग नेटफ्लिक्स या अमेजोन में जैसे वेब सीरीज देखते हैं, उसी तरह से आज हम लोगों का अकाउंट्स में एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पार्टनरशिप। और आज ये जो चैप्टर है हमारा बच्चों, वो उस सीरीज का पहला एपिसोड है। सो दिस चैप्टर इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज नेम एज पार्टनरशिप। नाउ क्लास 11 में बच्चों हम लोगों का जो फोकस था, हम लोगों को बेसिकली अकाउंटिंग जो सिखाया गया था, वो अकाउंटिंग हम लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अकाउंटिंग सिखाया गया था, राइट। क्लास 12 का सिलेबस मोर हमें फोकस करता है, हमें सिखाता है एक पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के बारे में, और थोड़ा सा हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी अकाउंटिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। बट आज का टॉपिक हम लोगों का फोकस सिर्फ पार्टनरशिप पे रहेगा। तो पार्टनरशिप हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 12, दैट इज बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज अ पार्टनरशिप? बच्चों, ये पार्टनरशिप जो वर्ड है, ये वर्ड हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है, राइट। ये वर्ड हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है। हम लोग बहुत बार हम लोगों ने ये वर्ड सुना है और हम लोगों ने इस्तेमाल भी किया है। बच्चों देखो, अगर हम लोग पार्टनरशिप के बारे में डिफाइन करें, तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप को हम लोग एक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। सो अ रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, राइट। सो इसका डेफिनेशन मैं आपको भी दिखा रहा हूं। सो पार्टनरशिप इज नथिंग बट इट इज ए रिलेशनशिप, करेक्ट। और ये रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशनशिप किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है? टू और मोर इंडिविजुअल्स के बीच में ना। ये किस तरह का रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप तो बहुत प्रकार के होते हैं। सो ये किस तरह का रिलेशनशिप है? ये एक ऐसा रिलेशनशिप है उन लोगों के बीच में जिन्होंने आपस में आकर के एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अग्रीमेंट किया है, अग्री किया है। एक बिजनेस को स्टार्ट करना है और उस बिजनेस से जो भी फल आ रहा है, जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उस प्रॉफिट्स को आपस में क्या करना? शेयर करना है। सो टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल बच्चों, अगर मैं एकदम चीज को मैं सिंपल रखना चाहूँ, मैं ज्यादा आप लोगों को आपको क्या बोलते हैं, मैं ज्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं जाऊंगा। अगर मैं सिंपल रखूं तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स हु हैव अग्रीड, जैसे यहां पे लिखा हुआ हु हैव अग्रीड टू कम टुगेदर टू रन ए बिजनेस एंड टू शेयर प्रॉफिट्स अराइजिंग ऑफ इट। सो पार्टनरशिप उस रिलेशनशिप का नाम है बच्चों जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आप लोग फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा फ्रेंडशिप बहुत ही स्ट्रांग है। सो व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से हमारा फ्रेंडशिप इज वेरी स्ट्रांग? इट मीन्स यू आर बेसिकली ट्राइंग टू से कि हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप स्ट्रांग है, वो रिलेशनशिप का नाम क्या है? फ्रेंडशिप। और जो लोग उस रिलेशनशिप में है, जो फ्रेंडशिप में है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेंड्स कहते हैं। सो देयरफॉर बच्चों, अगर हम लोग पार्टनरशिप को भी उसी एंगल से सोचे कि पार्टनरशिप और कुछ नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप है, ठीक है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह का रिलेशनशिप, मेरे बच्चों एक चीज याद रखिएगा, किसी भी तरह का रिलेशनशिप का बुनियाद होता है, राइट, जब बेसिस होता है अग्रीमेंट। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर आपके और आपके फ्रेंड्स में 10 में से 10 पॉइंट्स में से 10 बातों में से 9 बात पर अगर आप लोग आपस में अग्री ना करें, तो आप देखोगे वो फ्रेंडशिप ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके सोच अलग है, आपका फ्रेंड का सोच अलग है। सो देयरफॉर आप लोग कभी भी कोई कमेंट डिस्कशन या कमेंट पॉइंट में आ ही नहीं सकते, राइट। सो जहां पे अग्रीमेंट नहीं होगा, जहां पे आपस में रजामंदी नहीं होगी, वहां पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। That is why always remember that partnership is a relationship which is an outcome of an agreement, because without an agreement there cannot be a partnership.
देयर कैन नॉट बी अ रिलेशनशिप। किसी भी तरह का रिलेशनशिप को याद रखिएगा सफल बनाने के लिए वो पार्टीज जो रिलेशनशिप में हैं उनमें अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। So that is what I'm telling, it is a relationship which is an outcome of an agreement। अभी ये दो के बीच में अगर कोई बात पे अग्रीमेंट ना हो, किसी बात पे समझौता ना हो, तो क्या ये लोग कभी भी पार्टनरशिप में आ सकेंगे? क्या ये लोग कभी भी रिलेशनशिप में आ सकेंगे? इसका आंसर है नो, ये लोग कभी नहीं आ पाएंगे। सो पार्टनरशिप याद रखिएगा एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप कैसे आ रहा है? अग्रीमेंट से आ रहा है। इनके बीच में अग्रीमेंट है, इनके बीच में रजामंदी, इनके बीच में म्यूचुअल कंसेंट है, राइट? ये एक दूसरे के बात को मान रहे हैं, एक दूसरे के बात को, ज्यादातर बातों को मानते हैं, इसलिए तो ये लोग एक साथ है, राइट? और इसलिए तो लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अग्रीमेंट, सो ये जो अग्रीमेंट है बच्चों, ये अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। आप लिख करके भी अग्रीमेंट कर सकते हैं और आप बोल करके भी अग्रीमेंट कर सकते हैं। सो एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि अग्रीमेंट जब भी हो, स्पेशली जब हम लोग किसी तरह का कमर्शियल ट्रांजैक्शन में घुस रहे, देखिए जब फ्रेंडशिप होता है, जब हम लोग अपने दोस्तों से फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो दोस्त के साथ किसी भी तरह का लिखा पढ़ी नहीं किया जाता है, बिकॉज वो इमोशनल है, करेक्ट? बट यहां पे जो हम लोग पार्टनरशिप का बात कर रहे हैं, हम लोग रिलेशनशिप का बात कर रहे हैं, वो लेस ऑफ इमोशनल है एंड मोर ऑफ बिजनेस ओरिएंटेड है, करेक्ट? सो इन दैट सेंस इट बिकम्स नेसेसरी, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट आप जो भी डिस्कशन करें आपस में, उसे आप लोग लिख लें। अगर आपका और आपके पार्टनर के साथ अगर आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग और इतना भरोसा है, तो फिर आप ओरल भी बोल करके भी आप शुरू कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, देयर इज नो इशू। But it is always advisable that you should have a written agreement। सो बच्चों पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप किसका आउटकम है? वो रिलेशनशिप एक अग्रीमेंट का आउटकम है। अग्रीमेंट के चलते वो रिलेशनशिप का जन्म हुआ, और वो अग्रीमेंट या तो रिटन या तो ओरल हो सकता है। और अगर वो अग्रीमेंट रिटन हो, तो इसी रिटन अग्रीमेंट को हम लोग क्या नाम से जानते हैं बच्चों? पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। सो इस तरह से देखिए आपका पार्टनरशिप डीड रहता है, पार्टनर्स के बीच में डीड बनते हैं, और ये सारे कुछ क्लॉजेज है, ये सारे कुछ कंटेंट्स है जो डीड में मेंशन रहता है। एक चीज याद रखिएगा, आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है कि डीड में क्या क्या चीज कंटेंट्स रहता है। देखिए पार्टनर्स जो बिजनेस में हैं, उनके बीच में जो भी उनको लगता है कि उन्हें लिख लेना चाहिए, whatever points they think that it is important to write it down, they will write it down in this deed। There is no hard and fixed format, there is no hard and fixed rule, but there are certain important items जिसको आप कभी मिस नहीं करना चाहोगे, जैसे नेम ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, पार्टनर के नाम क्या है, वो तो डीड में रहेगा, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दीज आर द आइटम्स विच आर जनरली रिटन इन पार्टनरशिप डीड। बट अपार्ट फ्रॉम दीज आइटम्स, हर वो आइटम जो पार्टनर्स को लगे कि ये जरूरी है, वो पार्टनर्स को क्या कर लेना चाहिए? लिख लेना चाहिए डीड में, करेक्ट? So now what is a partnership deed? Partnership deed is a written agreement among the partners। याद रखिएगा partnership deed must be signed by all partners। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डीड बनाने से नहीं होगा, क्योंकि डीड में जो लिखा हुआ है वो हर एक लाइन को पार्टनर्स मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पार्टनर्स उन बातों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इसका प्रूफ ये है कि उनका यहाँ पे सिग्नेचर है। सो पार्टनरशिप डीड बनने के बाद दोनों पार्टनर को क्या करना है? 2 या 3 जितने भी पार्टनर्स हैं, वो उन डीड को क्या करते हैं बच्चों? साइन करते हैं। सो दिस इज बेसिकली पार्टनरशिप डीड। नाउ मूविंग ऑन, अगर आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जरूरी है कि हम कभी भी अगर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करें तो इज इट कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? इज इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट ऑलवेज? द आंसर इज व्हाट बच्चों? आंसर क्या है बताइए मेरे को? आंसर है
नो, करेक्ट। एक मिनट, yes, no, it's not compulsory to have a written partnership agreement. It is not compulsory to have a deed, but it is advisable. बट इट इज़ एडवाइजेबल। और आप लोग इसको अपने बीएसटी में और कॉमर्स में, आईएससी वाले अपने कॉमर्स में और सीबीएसई बीएसटी में पढ़ेंगे कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं होता है, उनका रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता है, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ये आपका थ्योरी पोर्शन में आपको बीएसटी और कॉमर्स में मिलेगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा, वो आपको पढ़ाया भी जाएगा। ये तो जरूरी तो नहीं है, कंपलसरी तो नहीं है, बट ये एडवाइजेबल है कि आप अपना डीड बना लें, क्योंकि कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे अगर आपका रिटन डीड नहीं है तो। और एक चीज बच्चों, रिटन डीड होना क्यों जरूरी है, ये आप लोगों को एकदम कॉमन सेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर फ्यूचर में कभी पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है मेरे बच्चों, अगर किसी भी तरह का उनके बीच में झगड़ा लड़ाई होता है, तो वो झगड़ा लड़ाई कौन सुलझाएगा, वो झगड़ा लड़ाई और कुछ नहीं बल्कि ये डीड सुलझाएगा। तो जैसे आपके और आपके भाई बहनों जब सिबलिंग्स में लड़ाई होती है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, हम लोग अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं कि हमारे बीच में सुलह करा दो, हमारे बीच का जो झगड़ा है उसको झगड़ा को आप बताओ, आप हमारे बीच का झगड़ा को खत्म करो। उसी तरह आप बोल सकते हो कि ये जो डीड है ये पार्टनरशिप फर्म का बाइबल है, गीता है, कुरान है। सो इफ टुमारो इज देयर इन फ्यूचर, अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो लोग अपने डिस्प्यूट्स को मिटाने के लिए डीड को रेफर करेंगे और देखेंगे कि डीड में क्या लिखा हुआ है, डीड क्या कहता है। जैसे ही डीड जो बोलेगा पार्टनर्स उसी पे उनको राजी होना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। नाउ सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है बच्चों मन में, व्हाट इफ सर अगर पार्टनर्स लोगों ने डीड नहीं बनाया, ठीक, व्हाट इफ अगर पार्टनर्स लोगों ने डीड नहीं बनाया, तो डीड नहीं बनाया और उसके बाद अगर उनका प्रॉब्लम हुआ, उनका डीड ही नहीं है, राइट, और फिर उनके प्रॉब्लम होता है, तो फिर क्या होगा। तो देखिए, एक कहानी नहीं, एक कहावत है, बचपन से हम लोग सुने हैं, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, करेक्ट, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है, ऊपर वाला है देख लेता है। तो हमारा भी पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसे रेगुलेट करने के लिए भी हमारा एक ऊपर में एक मालिक बैठा हुआ है, और वो जो मालिक है पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है मेरे बच्चों, और अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, डिस्प्यूट होता है, सो देन इन दैट केस दे विल रेफर टू पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 और देखेंगे कि उस एक्ट का जो प्रोविजंस है उस प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, समझे। सो देयर आर प्रोविजंस मेंशन इन द पार्टनरशिप एक्ट. So in the case, in the absence of partnership deed, we will refer to the provision of the Partnership Act 1932. In India, the partnership business is regulated. Partnership business को regulate कौन करता है इंडिया में? Partnership Act 1932. So Indian Partnership Act 1932 regulates partnership. Provisions of the Partnership Act 1932 apply only if the partners do not have a partnership deed. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग तभी यहाँ पे रेफर करेंगे, हम लोग प्रोविजन या पार्टनरशिप एक्ट को तभी रेफर करेंगे जब हमारे पास डीड नहीं है, और where they have a partnership deed, it does not have a clause that are different from the provision of the act. Right? That is, it means, इसका दो मतलब निकल करके आ रहा है. Number one, if the clauses of partnership deed are different from the provision of the act, then the clauses of partnership deed will apply and not the provision of the act. समझे इसका मतलब? Clauses of partnership deed are different from the partner's provision of the act. So the clauses of the partnership deed will apply. करेक्ट. सो से फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन्ड है
कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में, दो पार्टनर है उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन ये बोलता है कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए वो 1:1 होना चाहिए, इक्वल। नाउ डीड में 3:2 है और एक्ट में 1:1 है। सो टुमारो अगर पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो उन लोगों का डीड में जो लिखा हुआ है यही उन लोगों को मानना पड़ेगा। इन दैट केस provision of the partnership act will not apply, whatever is written in the deed that is going to apply। so अगर deed है और deed में अगर वो clause mention है तो फिर आपको deed का बात मानना है, deed के अनुसार चलना है, ना कि provision के अनुसार, मतलब आपके partnership act के अनुसार नहीं चलना है। ये चीज आप याद रखिएगा। Okay, moving on. The second clause, if the partnership is silent on a particular, if a partnership is silent on a particular matter or the partnership deed is not entered into the provision of the act shall be applied। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है बच्चों, साइलेंट है, देन इन दैट सिचुएशन आप किसको फॉलो करोगे? तब आप देखोगे जा करके कि पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तब आप जाके देखोगे कि पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो याद रखिएगा ये चीज नंबर 1 कि अगर डीड है और डीड में जो क्लॉज लिखा हुआ है, राइट, आप उसी क्लॉज को फॉलो करोगे, ना कि प्रोविजन में फॉलो करोगे, ना कि प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करेंगे। अगर डीड नहीं है या डीड साइलेंट है किसी पर्टिकुलर मैटर का लेकर के, तब जाकर के आप किसको फॉलो करोगे? तब आप फॉलो करोगे प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो बच्चों याद रखिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं है या पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, सो इन दैट सिचुएशन हमारा मालिक कौन? हमारा मालिक पार्टनरशिप एक्ट 1932, उनका जो प्रोविजन है उसमें जो प्रोविजन है वो प्रोविजन हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, okay, now so if partnership deed is silent in respect of the following matters, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई एज फॉलोज। तो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, टू मेक द थिंग्स मोर क्लियर, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए इन रिलेशन टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इफ द डीड इज साइलेंट अबाउट PSR, देन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इक्वल। ये कौन बोल रहा है बच्चों? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक्ट बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है बच्चों? ये एक्ट बोल रहा है। यस, सो ये हो गया आपका डीड। इफ डीड इज साइलेंट ऑन PSR, देन यू विल फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन। क्या है प्रोविजन? क्या बोलता है? इक्वली। इफ डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए पार्टनर लोग अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं और डीड में इस चीज के बारे में जिक्र नहीं है, डीड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन द एक्ट सेज नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। याद रखिएगा, कोई इंटरेस्ट पार्टनर को नहीं मिलेगा। इफ द डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स, हम लोगों को पता है कि मालिक लोग ड्रॉइंग्स करते हैं, राइट, बिजनेस से पैसा या एसेट्स विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस पर कभी कभी फॉर्म डीड में ये मेंशन होता है कि जो ड्राइंग्स करेगा उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
अगर डीड में मेंशन है इंटरेस्ट के बारे में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा, बट अगर डीड में मेंशन नहीं है मेरे बच्चों तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट कैपिटल, no interest will be allowed on capital, no interest will be charged on drawings. Similarly, interest on advance loan by partner. कभी कभी पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं। अब पार्टनर जो फर्म को जो लोन देते हैं, अगर इस लोन पे ऑब्वियसली पार्टनर इंटरेस्ट मांगेगा फर्म से, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को लोन दे करके रखा है, तो इन दैट सिचुएशन पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट मांगेगा, तो उस इंटरेस्ट का भी यहाँ पे डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए डीड एकदम साइलेंट है, डीड कुछ बोल ही नहीं रहा इंटरेस्ट के बारे में, सो देयरफॉर 6% के हिसाब से उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितने परसेंट के हिसाब से मिल जाएगा? 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा उसके लोन पे। और अगर डीड में मेंशन है 8%, 7%, 2%, 5%, तो जितना डीड में मेंशन है हम उतना ही देंगे। लेकिन अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो फिर हम लोग कितना परसेंट के हिसाब से देंगे बच्चों? 6% के हिसाब से। किसी तरह का रेम्यूनरेशन, कमीशन, सैलरी अगर पार्टनर को मिलना है तो वो डीड में मेंशन होना चाहिए, और अगर वो डीड में मेंशन नहीं है तो फिर नॉट अलाउड। सिंपल, पार्टनर को ना ही इंटरेस्ट, ना ही सैलरी, ना ही कमीशन और ना ही किसी तरह का रेम्यूनरेशन मिलेगा। ये कौन बोल रहा है? तो अगर ये सब मैटर में डीड इज साइलेंट, so we will see what the act is saying, or these are the following provisions of the Partnership Act 1932। प्रोविजन में क्या क्या लिखा हुआ है, नॉट प्रोविजन, प्रोविजन में क्या है ये हम आपको बता दें। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था कि कैसे और किस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्टनरशिप एक्ट को अप्लाई करते हैं, किस तरह से हम लोग पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजंस को अप्लाई किया जाएगा। राइट, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट अगर हम लोग चले, अब हम लोग आते हैं अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप। अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप, सो हाउ इज अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप डन? सो थिंग इज वेरी सिंपल बच्चों। पार्टनरशिप में अकाउंटिंग जो होगा वो बहुत कुछ अलग नहीं होने वाला है, बहुत कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। हम लोग जो क्लास 11 में कर रहे थे वैसे ही होगा, वही जर्नल, लेजर जैसे बनता था हम लोग करेंगे। सो अगर अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप का अकाउंटिंग में दो मेजर डिवीजन है। एक रेवेन्यू स्टेटमेंट, आप लोगों को पता है हम लोगों ने क्लास 11 में रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाया है। क्या नाम था बच्चों? जल्दी से बताइए, अपने कमेंट में चलिए जल्दी से डालिए, क्या नाम था हमारा रेवेन्यू स्टेटमेंट का? तो हमारा रेवेन्यू स्टेटमेंट का नाम अगर आपको याद होगा तो हमारा रेवेन्यू स्टेटमेंट का नाम था ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल। और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट क्या था बच्चों? बैलेंस शीट। करेक्ट। सो सेम थिंग हमको यहां पर भी बनाना है, बट एक चीज बता दें कि क्लास 12 में पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ हमें ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट नहीं, बल्कि इनके अलावा भी कुछ हमें बनाना है। क्या बनाना है वो हम आपको पहले नहीं बताएंगे, हम आपको पहले ये बताएंगे कि वो हमें क्यों बनाना है। राइट, तब जाकर के हम लोग देखेंगे कि क्या बनाना है। तो एक चीज बता दें कि जनरली क्लास 12 में वापस से आपको ट्रेडिंग पीएल बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 11 में हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो दिस यू डू नॉट नीड टू प्रिपेयर। हम लोग कुछ नए अकाउंट सीखेंगे, वो हमें बनाना पड़ेगा पार्टनरशिप में। बट जस्ट आइडिया बिहाइंड सेइंग दिस इज दैट कि वट एवर यू आर डूइंग इन क्लास 11, द कॉन्सेप्ट, द फंडास विच यू हैव लर्नड, which you have studied, the same funda, same concept will be applied in partnership firm also. Nothing is going to change. Accounting principles, accounting funda कभी change नहीं होता है with the change in the ownership structure. थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहने वाले हैं, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, तो आपको याद होगा ये हमारा ट्रेडिंग पीएल बनता था, जैसे ही पार्टनरशिप फर्म का भी बनता है। ये बैलेंस शीट ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म का भी बनता है, सेम, कुछ नहीं, जैसे हम लोग क्लास 11 में कर रहे थे। नाउ बिफोर आई टेक यू ऑन टू द अकाउंट्स पार्ट, जो हम लोग प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखेंगे, कि
कि आज हम लोग क्या नया अकाउंट सीखने वाले हैं। दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू थ्योरी पार्ट में। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हमें समझना इतना ज़रूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर मेरा इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा से अगर इस कॉन्सेप्ट में मैं डगमगाया तो याद रखना मेरे बच्चों कि अब इसके हम लोग जो नेक्स्ट सेशन जो हम लोग अकाउंट्स बनाना सीखने वाले हैं वो उसमें हमें प्रॉब्लम होगा। मैं आपको कहता हूं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से हमें समझना है। क्या है ये, आप लोग अभी तक पढ़ लिए होंगे इसको, जो मैंने यहां पे लिखा है। क्या लिखा हुआ है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये दो कॉन्सेप्ट बच्चों। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सुनने से ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहा है, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहा है। मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये प्रॉफिट को कम करेगा। व्हाट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स आर दोज एक्सपेंसेस which are accounted for whether the firm earns income or incur losses। मतलब बिजनेस के वो खर्चे, बिजनेस के वो एक्सपेंसेस जिन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर बिजनेस का मुनाफा होगा या बिजनेस में नुकसान होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। दिस आर द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रेंट, ट्रैवलिंग, कमीशन टू द सेल्समैन, डेप्रिसिएशन, दिस आर ऑल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बच्चों इसका एक और है, डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। मतलब आपका जो रेवेन्यू, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मान लीजिए एक टीचर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है एक टीचर जैसे हम, तो हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है बच्चों? फीस। हम लोग बच्चों से फीस लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने रेवेन्यू से जितना भी एक्सपेंसेस माइनस करते हैं टू अराइव एट नेट प्रॉफिट, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। से फॉर एग्जांपल मैं जिस जगह में, इस परमाइसेस में जो मैं क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, मेरे को इस जगह का, मान लीजिए मेरे को इस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, इस जगह का रेंट देना है। नाउ क्या मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को ये बोल सकता हूं कि मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल तभी दूंगा जब मेरा प्रॉफिट होगा? क्या मैं अपने लैंडलॉर्ड को ये बोल सकता हूं कि मैं आपको रेंट तभी दूंगा जब मेरा प्रॉफिट होगा? नहीं। मैं जो फीस कमाता हूं, मेरा जो फीस रेवेन्यू जनरेट होता है, उस फीस से मेरे को रेंट देना है, उस फीस से मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, और वो माइनस करने के बाद जो मेरा बचता है वो मेरा होता है नेट प्रॉफिट। सो बिजनेस में वो सारे एक्सपेंसेस जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट करते थे, जो पीएलएन अकाउंट में आप सब डेबिट करते थे, जितने एक्सपेंसेस थे, राइट, वो सारे एक्सपेंसेस आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे। इसका मतलब होता है कि ऑल दिस एक्सपेंसेस फॉर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपके रेवेन्यू से माइनस हो जाता था। नहीं, व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है बच्चा? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन का अगर सिंपल टर्म हम लोग समझें तो अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, सो चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ये दो अलग अलग चीजें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब प्रॉफिट से आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक कॉमन एग्जांपल आपको देते हैं, जनरल रिजर्व। आपको याद होगा ये टर्म हम लोगों ने काफी बार सुना है क्लास 11 में। जनरल रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम लोग रेवेन्यू से कभी रिजर्व्स क्रिएट नहीं करते। अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा जो मैं फीस जनरेट किया, मैंने जो फीस कमाया, अर्न किया, मैं उस फीस से कभी भी पैसा को साइड नहीं करूंगा एज अ रिजर्व।
मैं पहले उस फीस से सारे एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट वो माइनस करूंगा। जो मेरा प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट से बच्चों मैं रिजर्व क्रिएट करूंगा। सो सेइंग दिस माय डियर स्टूडेंट्स, कीप दिस इन माइंड। ये जो मान लीजिए मेरा घर में एक पिगी बैंक है, राइट। हम जो रेवेन्यू, ये जनरल रिजर्व है, हम जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम जो इनकम जनरेट करते हैं, वो इनकम यहाँ कभी नहीं डालते हम। इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बच जाता है, मुनाफा, वो मुनाफा उस प्रॉफिट का हिस्सा इसमें ट्रांसफर होता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दैट इज व्हाट वी कॉल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिड यू अंडरस्टूड what is the difference between a charge against the profit and appropriation of the profit? Because बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग अकाउंट्स बनाने सीखने वाले हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन आइटम, दैट ये आइटम वेदर दिस आइटम इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और वेदर देयर इज एन आइटम इज अ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रेंट, भाड़ा, जिस बिजनेस में, जिस प्रमाइसिस में बिजनेस चल रहा है उसका रेंट, यू कैन नॉट से दैट द रेंट विल बी गिवन आउट ऑफ द प्रॉफिट। नो, यू कैन नॉट टेल योर लैंडलॉर्ड कि मैं आपको रेंट अपने प्रॉफिट से दूंगा। तो लैंडलॉर्ड बोलेगा कि अरे भाई, अगर तेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो तू मेरे को रेंट नहीं देगा, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। सो द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड आफ्टर गिविंग द रेंट, करेक्ट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, बट जनरल रिजर्व का बात अलग है। हम पहले रिजर्व क्रिएट नहीं करेंगे, हम पहले अपने रेवेन्यू से सारे एक्सपेंसेस जो है उसको हम सेटल करेंगे, वो सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे, वो सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और जो बचेगा फिर वो मेरा प्रॉफिट होता है। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अप्रोप्रिएशन इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट से जो हम लोग देते हैं, और चार्ज क्या है, जो पहले माइनस हो के प्रॉफिट निकलेगा। सो ऑल द एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू से माइनस होने के बाद प्रॉफिट निकलता है, ये सारे एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। सो बच्चों, आज का सेशन हम लोग यहाँ तक करते हैं। इन द सेकेंड सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू टू अ न्यू अकाउंट, जो हम लोग पार्टनरशिप फर्म में जो हम लोग पहला अकाउंट बनाना सीखेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर में बेस है, ये चार्ज और अप्रोप्रिएशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।